जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12, 13। 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट को। स्टेट की डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप स्टेट के खिलाफ ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बाकी जो है ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टेट की डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन सी एंटिटीज ऐसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कवर होते हैं और जिसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई इन्होंने मेरा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट किया है। ठीक है। और आर्टिकल 30 में बताया गया है कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले हो या बाद में हो, तो वो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब कि स्टार्टिंग से वो इस तरीके से माना जाए कि वो लॉ आया ही नहीं। तो ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे एग्जाम्पशंस की। फंडामेंटल राइट को वायलेट करने पे आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ एक्सेम्पशन या कह लो एक्सेप्शन भी है। तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 31 A B C 33 34 35। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा फंडामेंटल राइट्स जो 6 हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन आर्टिकल 13, 12, 13 और जो एग्जाम्पशंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद प्योरली हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हीं के बारे में डिस्कशन रह जाएगा। फिर हम उसको एक बाय एक जो है करके देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जनरल सब पार्ट बना हुआ है, इसके अंदर आर्टिकल 12 और 13 दिया हुआ है। तो आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कौन कौन होगा। और इसकी डेफिनेशन में जो स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है उसके अंदर 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इन दिस पार्ट का मतलब ये जो फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 है इसके अंदर, ठीक है, इस पार्ट के अंदर स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में इस पार्ट के अंदर जहाँ पे भी स्टेट दिया होगा उस स्टेट की डेफिनेशन में ये जो भी डिफाइन किए गए वो सारे स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, बार बार तो इस बताना संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि ये चारों एंटिटीज या ऑर्गेनाइजेशन सारे आते हैं। तो इस वजह से क्या है, स्टेट की डिफाइनेशन बनाई गई है। और डेफिनेशन जहां पे भी स्टेट लिखा होगा इसका मतलब ये होगा कि ये चारों जो है एंटिटीज इसके अंदर आते हैं, यानी इसके खिलाफ भी फंडामेंटल राइट को क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 एंटिटीज या 4 सब पार्ट क्या हैं इस स्टेट के, वो देख लेते हैं। तो इन दिस पार्ट यानी पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि जो बात चल रही है उसके अंदर कोई और मतलब ना निकल रहा हो। ठीक है, यानी क्योंकि स्टेट हम जो हमारे कंट्री के अंदर राज्य हैं उनको भी बोलते हैं। तो कहीं पे उस राज्य का जिक्र हो तब तो वहां पे स्टेट का मतलब वही होगा। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, जहाँ पे इस तरीके का कंटेक्स्ट नहीं है, इस तरीके का कोई भूमिका पहले से नहीं है, तो उस केस में स्टेट का मतलब ये एंटिटीज होंगी जो कि नीचे बताई गई हैं। तो उसमें सबसे पहले बता रखा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी आ गया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो भी आ गया। ठीक है, तो यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो आ गया। ये मैंने जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में ये अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। अगला क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली आपने यूनियन की बात की, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की, तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी और उसका जो लेजिस्लेचर होगा जो लॉ बनाता है वो भी इसके अंदर कवर होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे यूटी का मेंशन नहीं है तो ये ध्यान में रखना है, यूटी भी है वो भी कवर होता है। ठीक है, डेफिनेशन में जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली लिखा हुआ है उसमें यूटी नहीं है, लेकिन यूटी को भी ये कवर करता है स्टेट की डेफिनेशन में। और क्यों कवर करता है वो हम नीचे देखेंगे ही कि क्या क्या पर्पस है। ऑल लोकल अथॉरिटीज, तो जितनी भी लोकल अथॉरिटीज होंगी, तो हमने यूनियन की बात कर ली, स्टेट की बात कर ली, लोकल अथॉरिटीज में म्यूनसिपालिटीज आ गई जो जो छोटी छोटी बॉडीज जो है लोकल लेवल पे अपना गवर्नेंस करती हैं। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये भी देश को चलाते हैं, ये स्टेट को चलाते हैं, और लोकल लेवल पे जो लोकल बॉडीज है वो लोकल एरियाज को चलाते हैं। तो जिनके जो लोकल एरिया को चलाएंगे या स्टेट को चलाएंगे या देश को चलाएंगे उनके पास पावर होगी।
और उन्हीं के पास जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की भी शक्ति है या अथॉरिटी है। तो इसी वजह से आप क्लेम उसी के अगेंस्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को जो आपके राइट्स को वायलेट कर सकता है। तो इसी वजह से ये डेफिनेशन में ये लोग आ रहे हैं। उसके अलावा बोला अदर अथॉरिटीज। तो पहला आपका यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, लोकल अथॉरिटी तक समझ आ गई, म्यूनसिपालिटी जो छोटे छोटे लेवल पे है वो उन सारी चीज़ों की बात आ गई। म्यूनसिपालिटी हो गया, कोई अगर ब्लॉक लेवल पे कोई इस तरह का छोटा जो है लोकल सेटअप है, अथॉरिटी है, वो भी आ गए। अब उसके बाद बोल रहे अदर अथॉरिटीज, तो इनके अलावा कौन बच गया? तो अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अदर अथॉरिटीज क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो इसको कोर्ट ने बताया है कि इस अदर अथॉरिटीज की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरीके से गवर्निंग करने की बॉडी है, लॉ बनाने की बॉडी है। स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर वो भी इस तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है। लोकल अथॉरिटीज के पास भी पावर है। तो इन अथॉरिटीज के पास भी एक तरीके से पावर होनी चाहिए, तभी वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। तो जो कोर्ट ने आगे बताया, जिसको मैं आगे नीचे कोर्ट भी करूंगा और दिखाऊंगा भी आपको, तो उसमें कोर्ट ने बोला है कि जो जो एज ए स्टेट मतलब यूनियन या गवर्नमेंट जो पावर उनके पास है वही पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो वो सारी अथॉरिटीज भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी, क्योंकि ये सारे क्या है अपनी पावर एक्सरसाइज कर रही है। यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गई। तो ऐसी कोई दूसरी अथॉरिटी जो यूनियन की, स्टेट की या लोकल अथॉरिटी की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और जिसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो सकता है, तो वो भी क्या है, ये अदर अथॉरिटी या स्टेट की डेफिनेशन में आ सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप जा सकते हो कि ये मेरे जो है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और कोर्ट उस केस में उसको, अगर जो लॉ है या कोई उसका ऑर्डर है, तो उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है या उसको निरस्त कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल आर्टिकल की डेफिनेशन होगी। अब इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं एक बारी। तो एनालिसिस में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में चार पार्ट आ गए जो मैंने बता दिया। यूनियन गवर्नमेंट आ गई, आपकी पार्लियामेंट आ गई, एग्जीक्यूटिव आ गई, लेजिस्लेचर यूनियन का आ गया। तो ये एक ही टर्म्स हैं, इनको ओवरऑल करके लिखा हुआ है। इसी तरह से स्टेट का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सब कुछ आ गया। तो इसका स्टेट लेजिस्लेचर और इन सबका आने का मतलब क्या हुआ? तो इसके अंदर यूनियन और पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट का हिस्सा आपके प्रेसिडेंट भी हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी हैं। तो उनके द्वारा भी कोई अगर वायलेट होता है, एग्जीक्यूटिव भी है, कोई डिपार्टमेंट हो गया, कोई सब डिपार्टमेंट हो गया, कोई सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट हो गया, तो इस तरीके के सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। यानी यूनियन के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो भी कोई उसका डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू वो काम करवाता है अपना, ये करता है, या कोई भी ऐसा पर्सन है या कोई ऑफिसर है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो सारे ही इसकी डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसी तरह से स्टेट के लेवल पे भी जो भी स्टेट के होंगे, गवर्नर होंगे, प्रेसिडेंट वो गवर्नर होंगे, कोई मिनिस्टर होगा, वहाँ पे एमपी होगा, एमएलए होगा, तो ये सारे भी उसके आ जाएंगे। और वहाँ के जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स होंगे, सब डिपार्टमेंट्स होंगे, या कोई स्टेट का फंक्शन करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिया गया है, तो वो सारे भी कवर हो जाएंगे। लोकल अथॉरिटीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन से लोग आएंगे? ऐसे वो लोग जिनके पास, क्या जिनको स्टेट ने चूज़ किया है कि ये हमारे फंक्शंस को नीचे ग्राउंड लेवल पे करें, या हमारा कोई काम आपने ऑथराइज कर दिया किसी को करने के लिए, तो अदर अथॉरिटीज़ में वो सब आ जाएंगे। तो बाकी स्टेट ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन आ सकता है, उसको हम नीचे भी डिस्कस करेंगे। देखिए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पर्सन और बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर और कमांड। तो ये वेबस्टर की डिक्शनरी है जिसको हमेशा कोर्ट रेफर करता रहता है। तो वहाँ पे अथॉरिटी का मतलब है कि ऐसा पर्सन या बॉडी जो अपनी पावर को या कमांड को, स्टेट की कमांड को एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्योंकि जो स्टेट है वो सॉवरेन है, सॉवरेन का मतलब वो इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है उसकी पावर। अगर वो अपनी पावर को किसी को डेलीगेट कर रहा है तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। In the context of Article 12, the word authority means the power to make law, order, regulation, bylaws, notification, etc., which have the force of law or power to enforce those law. तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी, यहाँ पे जो कंटेक्स्ट हमारा है, जो स्टेट की हम डेफिनेशन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो जगह अथॉरिटी वर्ड आया है। तो एक तो आपका लोकल अथॉरिटी आया है, ये अदर अथॉरिटी आया है। तो ये कह रहे हैं कि अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे जो भी लॉ बना सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है या रेगुलेशन बना सकता है, बाय लॉज एक्सेट्रा, यानी इस तरह की कोई भी चीज़ को बना सकता है जिससे क्या है, वो लोगों पे इम्प्लीमेंट हो सके, जिसका फोर्स ऑफ लॉ है, यानी इम्प्लीमेंट हो सकता है, इन्फोर्स हो सकता है, वो सारा ही जो है
अथॉरिटी की कंटेक्स्ट में आएगा। यानी अथॉरिटी वो है जो पावर है जिसके पास लॉ बनाने के लिए। लॉ यानी लॉ का मतलब ऑर्डर और बाकी सारी चीज़ें जो उसके अंडर आ सकती है वो सारी इंक्लूड होंगी। लोकल अथॉरिटी जो है, डेफिनेशन आर्टिकल यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट 1897 है। जब भी कोई चीज़ जिसकी डेफिनेशन कहीं और एक्ट में डिफाइंड नहीं होती, यानी जिस एक्ट में वो लिखा गया उसमें डिफाइंड नहीं होती या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं होती, तो हम जनरल क्लॉजेज एक्ट में रेफर करते हैं। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन कर रखा है कि लोकल अथॉरिटी का मतलब होगा म्यूनसिपल कमेटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो गया, बोर्ड हो गया, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर हो गया, अदर अथॉरिटीज लीगली एंटाइटल्ड टू इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्यूनसिपल और लोकल फंड। तो जो लोकल फंड को या म्यूनसिपल फंड को और उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए लोकल बॉडीज़ बनाई जाती हैं। उसके अंदर म्यूनसिपल कमेटी भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी हो सकता है, या और किसी भी नाम से हो सकता है। तो वो सारे क्या है, लोकल अथॉरिटी में आते हैं। तो ये लोकल अथॉरिटी का स्कोप है। यानी लोकल अथॉरिटी में अगर म्यूनसिपल कमेटी या ये लोग भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो भी आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं उसको स्ट्रक डाउन कराने के लिए। तो टेस्ट क्या, कोर्ट ने बोला कि टेस्ट क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि जो अदर अथॉरिटी है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। तो उसमें ये बोला कि हमें देखना पड़ेगा वेदर एन एंटिटी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटी। तो जो स्टेट की बात है या यूनियन की बात है, ये तो क्लियरली ये दो डेफिनेशन तो ऑलरेडी क्लियर है। लोकल अथॉरिटी भी पता चल गया कि ऑलरेडी की क्या क्या होगा, म्यूनसिपल लेवल और लोकल लेवल पे जो भी है। अदर अथॉरिटी जो है क्लियर नहीं है। तो अदर अथॉरिटी में हमें ये टेस्ट चेक करना पड़ेगा कि अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में कोई आता है या नहीं आता, तभी हम उसको स्टेट मान सकते हैं। तो यानी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वेदर द बॉडी इज एक्टिंग एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट। तो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मुझे अपना कोई फंक्शन करना था, मुझे कोई काम करना था, लेकिन मैंने वो काम खुद करने की बजाय किसी को सौंप दिया कि आप ये काम करो। जैसे कि LIC की पॉलिसी के केस में होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उसने अपने एजेंट बना दिए। तो एजेंट भी अगर कोई चीज़ वॉयलेट करता है तो ये माना जाता है कि वो LIC ने ही किया है, यानी कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसी ने किया है। तो इसी तरह से अगर गवर्नमेंट कोई काम करना था गवर्नमेंट को, और उसने खुद ना करके वो काम किसी को सौंप दिया, और वो काम करते करते जिसको एजेंसी को सौंपा गया या जिस पर्सन को दिया गया या जिस बॉडी को दिया गया उसने फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, तो भी वो माना जाएगा कि वो स्टेट ने ही वायलेट किया है, और उसके खिलाफ हम क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि इसने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया, इसके लिए मुझे रेमेडी दी जाए। ठीक है। तो हमें यानी ये चेक करना पड़ेगा जो भी बॉडी है या जो भी एजेंसी है या जो भी पर्सन है, क्या वो स्टेट की एजेंसी है या क्या स्टेट ने उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बना रखा है जिसकी वजह से वो अपना काम कर रहा है। तो ये जो है कोर्ट ने बोला है कि ये हमें चेक करना पड़ेगा स्टेट की डेफिनेशन में लाने के लिए। Principles laid down by the Honorable Supreme Court to bring an entity in under the definition of other authority। तो अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में लाने के लिए प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ले किए हैं वो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में कुछ जजमेंट आए, उसमें कुछ और बात कही गई, धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ, और अब ये जो अदर अथॉरिटी का कंसेप्ट है ये बहुत वाइडर हो गया है, और इसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर आ गए। मैं नीचे कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि द बॉडीज विच वर क्रिएचर्स ऑफ स्टैच्यूट। स्टैच्यूट का मतलब कोई एक्ट से बना है, ऐसी बॉडी जो किसी एक्ट के द्वारा पास किया गया या बनाया गया। हैविंग इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन, और वो क्या कर रहा है, स्टेट का यानी जो गवर्नमेंट का कोई काम कर रहा है, यानी स्टेट ने वो काम करना था, फंक्शन करना था, लेकिन उसने क्या किया, एक बॉडी एक्ट बनाया, पार्लियामेंट में एक्ट पास किया या स्टेट गवर्नमेंट में एक्ट पास किया, और उसके थ्रू कोई काम करने लग गए। यानी जैसे कि यूनिवर्सिटी है, स्टेट को बनाना था लेकिन स्टेट ने खुद नहीं काम किया, वो क्या किया, एक यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाया और उसके तहत एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कर दी। तो जब वो इस तरीके से हो गया तो वो जो है अदर अथॉरिटी के कंसेप्ट में या उसके परव्यू में आ जाएगा वो। तो यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी कि द बॉडीज विच वर क्रिएचर्स ऑफ स्टैच्यूट्स हैविंग इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन एंड वेयर द स्टेट हैड परवेसिव कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ दोज बॉडीज वुड बी स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12। तो स्टेट ने अपना एक
एक्ट बनाया, एक्ट के अंदर वो बॉडी बना दी जो काम करेगी स्टेट का, और स्टेट के पास पूरी पावर है, पूरा कंट्रोल है उस बॉडी के एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो जैसे यूनिवर्सिटी है, उसके हर एक काम के ऊपर कि उसके मैनेजमेंट में कौन होगा, उसका हेड कौन होगा, उसको कैसे कैसे चलाया जाएगा, उसकी सारी पावर जो है वो स्टेट के पास है। तो उस केस में माना जाएगा कि जो अदर अथॉरिटी है वो भी एक स्टेट है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आता है। While a body which was registered under a statute and not performing important state function and not functioning under the pervasive control of the government would not be state for the purpose of Article 12। तो उसी तरीके से इसका अपोजिट ये हो गया कि ऐसी बॉडी जो स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड तो है, किसी स्टैच्यूट के अंदर किसी एक्ट से बनाया तो गया है, लेकिन वो स्टेट का कोई काम नहीं कर रहा है, स्टेट का कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, अपना कोई प्राइवेट फंक्शन कर रहा है, ना ही स्टेट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल है। तो उस केस में वो क्या होगा, आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो इसी तरह से एक एग्जांपल, जैसे ऑटोनोमस बॉडी है, वुड बी considered an authority if it can be regarded as instrumentality of agency of the government। तो ऑटोनोमस बॉडी अगर वो स्टेट का कोई फंक्शन नहीं कर रहा तब तो वो जो है स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा या अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में नहीं कवर होगा। लेकिन अगर वो काम कर रहा है स्टेट का कोई, या एजेंसी है, एजेंसी मतलब उसका एक तरह से एजेंट है, तो उस केस में वो आएगा स्टेट की डेफिनेशन में। तो आप सिर्फ अगर मान लो एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था, उसके अंदर डायरेक्टली से भी लिखा, जुडिशरी लिख रखा था, इस तरीके से बता रखा, तो आप ब्लैक एंड वाइट में नहीं बता सकते कि सब डिपेंड करेगा कि वो क्या काम कर रहा है, स्टेट का वो एजेंसी है कि नहीं है, स्टेट का कितना कंट्रोल है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है डाइसी हैं, और ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से नहीं आना चाहिए, उसमें क्लियरली लिखा आना चाहिए कि वो स्टेट का फंक्शन करता है या नहीं करता, तभी आप जज कर पाएंगे। अदरवाइज की सिर्फ ये लिख दिया ऑटोनोमस बॉडी, आप बताओ कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। तो ये आता है या नहीं आता है, ये डिपेंड करता है कि वो स्टेट का फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी स्टेट के बिहाफ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरा स्टेट का कितना कंट्रोल उस पर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं, तभी उसको स्टेट है या नहीं है डिफाइन किया जाता है। तो अपने आप में सिर्फ ऑटोनोमस बॉडी कहने से आप नहीं जज कर पाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा कि वो काम क्या कर रहा है। तो जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंटलिटी है और या एजेंसी है गवर्नमेंट की, तब तो वो स्टेट है, अगर नहीं है तो स्टेट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं। टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इज इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। तो रिसेंटली जो फाइनल अभी जो बहुत लेटेस्ट जजमेंट के अंदर 6 पॉइंट बताए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि कोई स्टेट की एजेंसी है कि नहीं, यानी स्टेट का फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, और वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो उसके अंदर पॉइंट है, सब्सटैंशियल फाइनेंशियल एड। तो उस एंटिटी को तो सबसे पहले गवर्नमेंट द्वारा एक सब्सटैंशियल यानी ऐसा फाइनेंशियल एड मिलना चाहिए जिससे उसका अगर नाम मिले उसको, तो उसका कामकाज या काम करना बंद हो जाए। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उसका जो भी कैपिटल शेयर है, जो भी अमाउंट या फाइनेंशियल एड सरकार से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, वो सब्सटैंशियल होना चाहिए। सब्सटैंशियल का मतलब यही कि अगर वो ना मिले तो उसका काम करना बंद हो जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि सब्सटैंशियल ना मिल रहा, उसको एडिक्वेट फाइनेंशियल एड मिल रहा हो, तो और ये इतना भी चल जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रहा लेकिन एडुकेट अमाउंट में मिल रहा है जिससे उसका काम चल जाता है, तो वो भी एक टेस्ट है। स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली, उसको मोनोपोली दी गई है, यानी स्टेट ने मोनोपोली दी है कि ये काम तो यही करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में पोस्ट ऑफिसेज हैं, तो पोस्ट ऑफिस में बाकी और तो कोई पोस्ट ऑफिस का काम करता नहीं है, पोस्ट ऑफिस जो है बहुत, यानी इसका नेटवर्क है, रेलवे है, तो इस तरह की चीज़ें क्या है, मोनोपोली हैं कह सकते हैं हम। तो इस तरह की मोनोपोली अगर प्रोवाइडेड है तो वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर होता है। डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, स्टेट का कितना कंट्रोल है, अगर जो स्टेट का कंट्रोल है बहुत डीप है, परवेसिव मतलब बहुत फैला हुआ है, बहुत गहरा भी है, तो उस केस में तो डेफिनेटली वो क्या है, स्टेट का काम कर रहा है और स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, या अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन जो है आर्टिकल 12 के अंदर, उसके अंदर वो कवर होता है। अगला है परफॉर्मेंस ऑफ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शन, और वो गवर्नमेंट का कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी बात इंडिकेट करता है कि वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू ए कॉर्पोरेशन, और क्या डिपार्टमेंट कोई गवर्नमेंट का उसको ट्रांसफर किया गया है उस बॉडी को, अगर डिपार्टमेंट जो है किसी गवर्नमेंट का उसको ट्रांसफर किया उस बॉडी को, तो ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट का काम कर रहा है वो,
यानी डिपार्टमेंट के तौर पे फंक्शन कर रहा है, तो इस वजह से वो भी एक इंडिकेशन है कि वो आएगा कि नहीं आएगा स्टेट की डेफिनेशन में। तो ये 6 ऐसे पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट जनरली जज करता है कि कोई भी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कोर्ट ने ये भी आपको बोला है क्वेश्चन होने के लिए कि ये ऊपर जो टेस्ट दिए गए ये कंक्लूसिव नहीं है, इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है। ये सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए या एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि ये चीज़ें हैं तब तो होंगी ही। इसके अलावा भी किसी नए केस के अंदर कोई नई बात आ सकती है जिसके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन उस स्टेट के अंदर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव नहीं है, आपको समझाने के लिए ये कोर्ट ने बता रखा है कि ये चीज़ें जो है होंगी तो होगा। इसके अलावा भी कोई नई चीज़ फ्यूचर में आ सकती है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि स्टेट की डेफिनेशन में वो जो नई बॉडी होगी जो जिसका कोर्ट में मैं जिक्र होगा वो है कि नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर किस किस को कोर्ट ने बोला है कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, तो ये मैंने यहाँ पे यूनियन से टॉप लेवल से नीचे तक हम जाते जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट मैंने अभी डिस्कस भी किया था, प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, पब्लिक फंक्शनरीज, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सारे जो है स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं और ये कुछ आपका राइट वायलेट करेंगे, फंडामेंटल राइट वायलेट करेंगे तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। डिपार्टमेंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया उनके अंडर, इनकम टैक्स हो गया, पासपोर्ट अथॉरिटी, इस तरह की चीज़ें। डिपार्टमेंट स्टेट के हो गए, यूटी के हो गए और उनके अंडर जैसे ये डिपार्टमेंट ने बात की तो कोई जो भी डिपार्टमेंट के अंडर है। म्यूनसिपल कमिटीज़, ये हमने अभी लोकल बॉडीज़ के अंदर, ये लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर डिस्कस किया था, ये सारे जो है ये भी आ गए। फिर उसके अलावा रजिस्टर्ड सोसाइटी या कॉरपोरेशन, तो सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी या कॉरपोरेशन कहने से नहीं होगा, अगर वो स्टेट का फंक्शन कर रहे हैं और स्टेट का उनके ऊपर कंट्रोल है तब तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं आएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसके बारे में कोर्ट ने बोला है कि ये स्टेट के फंक्शन के अंदर आएगा ही, जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है उस वजह से वो आएगा ही आएगा। डीडीए, ये स्टेट की डेफिनेशन में आता है। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आता है। डीटीसी आता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, यूटीआई आता है, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई आपका आता है, चिल्ड्रन एड सोसाइटी ये आता है, ओएनजीसी आता है, भारत पेट्रोलियम आता है। तो इसमें तो रीज़न ये भी पता है कि क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी की वजह से, ये क्योंकि स्टेट का फंक्शन करता है और स्टेट का इसके ऊपर कंट्रोल भी, तो भारत पेट्रोलियम भी आता है, ये भी एक्सप्लेनेशन में बताया था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी बात होगी। CSIR है, ये भी आता है। तो कौन कौन से एक दो ही एग्जांपल है जिसके बारे में बोला गया कि नहीं आते हैं, तो एक तो BCCI है, इसको बोला है कि ये नहीं आता क्योंकि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसके अंदर जो है स्टेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई इतना प्रोवेसिव, जो डीप प्रोवेसिव चाहिए कंट्रोल, वो नहीं है। प्राइवेट कंपनीज होगी, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती हैं। प्राइवेट कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हो गए, तो ये भी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आता है, कवर होता है या नहीं होता है, क्या उसके खिलाफ आप फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जुडिशरी के बारे में अभी रिसेंटली एक केस था, 2002 का ही है, बहुत पुराना नहीं है। इसके अंदर बोला गया कि अगर वो अपने जुडिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं तब तो वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन वो रूल बना रहे हैं। रूल यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपने रूल्स बना के वो अपने रूल को, अपना कोर्ट को बना चलाने के लिए कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कैपेसिटी के अंदर वो कोई काम कर रहे हैं, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है आर्टिकल 12 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन होने पर। ठीक है, प्राइवेट बॉडी में भी ये स्टेट, प्राइवेट बॉडी, आप सिर्फ प्राइवेट बॉडी से ये नहीं कह सकते कि ये स्टेट होगा या नहीं होगा। प्राइवेट बॉडी स्टेट हो सकता है अगर वो स्टेट की एजेंसी है, यानी वो स्टेट का कोई काम कर रहा है। यानी सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लेबर्स को हायर किया, ठीक है, लेबर क्या है, प्राइवेट एंटिटी है, उसने हायर किया लेकिन उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वॉलिट हो गया। तो क्योंकि स्टेट ने कुछ अपना काम करने के लिए उसको रखा था, गवर्नमेंट ने अपना काम करने के लिए रखा था और उसके द्वारा हुआ, तो ये भी माना जाएगा कि वो प्राइवेट बॉडी भी एजेंसी है और स्टेट की डेफिनेशन में वो आ सकता है। प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल, तो अनएडेड यानी उसको कोई फंड नहीं मिल रहा, प्राइवेट ऑलरेडी है तो वो गवर्नमेंट को कोई फंक्शन नहीं कर रहा, तो उस केस में वो स्टेट नहीं होगा। और दूसरा, जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनको अपनी फ्रीडम मिली है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने फ्रीली कर सकते हैं आर्टिकल 31 के अंदर, तो इस वजह से भी वो क्या है, स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है।
द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज लिमिटेड इन इट्स एप्लीकेबिलिटी टू पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखना है, ये जो स्टेट की डेफिनेशन है ये पार्ट थर्ड में, एक तो पहले पार्ट थर्ड में जहाँ पे भी स्टेट होगा उसका मतलब जो हमने अभी बात की है वही होगा, और पार्ट फोर्थ के अंदर भी स्टेट की इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू किया गया है। तो पार्ट थर्ड और फोर्थ में जो हम आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वही अप्लीकेबल होगी, बाकी जगह पे अप्लीकेबल नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। तो होपफुली आपको स्टेट समझ में आया होगा कि स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, या कहाँ कहाँ पे किसके खिलाफ आप स्टेट होने की वजह से फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। चलिए अब आर्टिकल 13 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, उसके इनकंसिस्टेंट है, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो उस केस में क्या होगा, उनको वॉइड माना जाता है। तो ऑल लॉज इन फोर्स, जितने भी लॉज हैं फोर्स के अंदर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन की टेरिटरी पे, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले उन्होंने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले जो भी लॉज फोर्स के अंदर थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। तो पार्ट कौन सा है, पार्ट थर्ड यानी। तो पार्ट थर्ड के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, अगर उससे वो कंट्राडिक्टरी है या इनकंसिस्टेंट है, कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले फोर्स में था, अप्लीकेबल था इंडियन टेरिटरी पे, और अब आने के बाद अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन जो पार्ट थर्ड के अंदर दिया हुआ है उसको वॉयलेट करते हैं, तो उस एक्सटेंट तक जितना वो वॉयलेट करते हैं सिर्फ उतना ही, शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, वो वॉइड हो जाएंगे। वॉइड का मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो इस तरीके से हो जाएगा जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मतलब है उसी टाइम से जब से वो फोर्स में था। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, तो ये तो बात कर दी कि भाई ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ये फोर्स में था ये लॉ, तो उसको तो बोल दिया कि अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के किसी भी पार्ट से तो वो वायलेट होगा, मतलब वो इनकंसिस्टेंट हो गया और वाइड होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाता है अब, तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, तो इस तरीके का कोई लॉ स्टेट नहीं बना सकता या नहीं बनाएगा विच टेक्स और एब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। तो पार्ट थर्ड के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर जो जो राइट्स दिए गए हैं, 6 राइट जो दिए गए हैं, पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था, 7 था, 7 में से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तो अब वो लीगल राइट है। तो टोटल 6 राइट्स हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। तो अगर वो 6 फंडामेंटल राइट्स को कोई भी लॉ बनाने से वो हैम्पर होते हैं, वो कॉन्ट्रावीन होते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो उस केस में वो जो है वो वॉइड हो जाएगा उस लेवल तक का। तो जितना वॉइड हो, जितना वो कंट्राडिक्टरी होता है फंडामेंटल राइट के लिए, उतना ही पार्ट सिर्फ जो होता है उसी को हटा देते हैं, उसी को कोर्ट जो होता है वो स्ट्राइक थ्रू कर देता है, पूरा नहीं करता है। जितना फंडामेंटल राइट को वॉलेट करते हैं उतना ही स्ट्राइक थ्रू किया जाता है, उसी को हटाया जाता है। तो अगर एक लॉ के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर मान लो कोई लॉ बना और उसका सिर्फ एक ही पोर्शन जो है वो कंट्राडिक्टरी है, तो उसी को हटाया जाएगा, सारे को नहीं हटाया जाएगा। और ये बता रखा है लॉ इन फोर्स, और लॉ में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो एक तरह से इसका डेफिनेशन बताया। तो लॉ इंक्लूड्स, तो ऊपर जो इन्होंने लॉ की बात की यानी उसमें क्या क्या आता है, तो बोल रहे कि ऑर्डिनेंस भी आता है, अगर यानी स्टेट कोई ऑर्डिनेंस भी ला रहा है, ऑर्डर ला रहा है, बाय लॉ ला रहा है, रूल ला रहा है, रेगुलेशन ला रहा है, कोई नोटिफिकेशन भी है, कोई कस्टम भी है। देखिए कस्टम क्या है, जैसे कस्टम का कोई रिटर्न चीज़ नहीं होता, लेकिन वो सालों से चलता आ रहा है, और लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, लेकिन उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए लॉ की। तो ऐसा कोई कस्टम भी है या कोई यूसेज भी है जिसको आप करते आए हैं और उसको फोर्स ऑफ लॉ मिला हुआ है, यानी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि ये चीज़ तो है। जैसे कि एक एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट आप वर्बल भी कर सकते हैं। इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये कस्टम से चलता आ रहा है। तो इस वजह से आपका क्या है, वो कोर्ट में रिकॉग्नाइज भी है, तो वो भी एक तरीके का लॉ है। तो जिसको क्या है, कस्टम है लेकिन उसको फोर्स ऑफ लॉ मिला हुआ है। तो ऐसा कोई भी कस्टम यूसेज जिसको फोर्स ऑफ लॉ मिला हुआ है, वो सारे इस लॉ की कैटेगरी में आते हैं। यानी इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं बन सकता, चाहे वो कस्टम हो, यूसेज हो, या कोई ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, जो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करे।
अगर उसको करेगा तो वो क्या होगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा, यानी जिस टाइम से वो उसको लाया जाएगा उसी टाइम से वो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लॉ इनफोर्स, तो लॉ इनफोर्स था कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले की बात, तो उसमें ये बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो इसमें बता दिया इंक्लूड्स लॉ पास्ड मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपीटेड। तो इसमें बताया कि लॉ इनफोर्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले कोई लॉ बनाया था, जब तक कि वो रिपील नहीं हुआ तो सारे लॉ इन्फोर्समेंट वो सारे कवर हो जाते हैं। तो ये बताया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया लॉ इन्फोर्स का मतलब है कि किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या कोई भी हो, यूनियन हो, स्टेट हो, और उन्होंने वो बनाया हो और अभी तक रिपील नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले तक। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। लेकिन ये यहाँ पे जो भी बातें बताई गई हैं, आपका अमेंडमेंट जो 368 के तहत होगा, ठीक है, 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर के तहत अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस पर ये अप्लीकेबल नहीं हुआ। ये क्यों डाला गया होगा, इसका लॉजिक जो समझ में आता है ये है क्योंकि अगर हम फंडामेंटल राइट को कुछ एक्सटेंड तक मॉडिफाई करना चाहते हैं, पूरी तरह से तो नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो अगर कोर्ट के पास वो मामला जाएगा, मॉडिफाई कर दिया और अमेंडमेंट उसको लेके गए, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, वॉइड करना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो अमेंडमेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको सेपरेट रखा है। बोले कि उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो इनकन्सिस्टेंट है, इस वजह से नहीं आ सकता। तो इसीलिए कि 368 के अंदर भाई अमेंडमेंट की पावर एक तरह से जो आपके यूनियन गवर्नमेंट की है वो क्या होगी, कर्टेल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और हर लॉ को चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए वो वहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके तहत वो फंडामेंटल राइट्स पे रिजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी लगा सकते हैं, कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए। इस वजह से बोला है कि 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट होंगे वो इस आर्टिकल से गवर्न नहीं होते हैं, या उनको यहाँ पे चैलेंज नहीं किया सकता कि 13 का वॉल्यूशन है वो। चलिए इसका कुछ थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन लिखा है मैंने, वो बात कर लेते हैं फटाफट। आर्टिकल 13 प्रोवाइड फॉर पावर टू द फंडामेंटल राइट। तो क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन में होगा उसको क्या किया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से पावर देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। इट मेक्स फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल मतलब हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इन्फोर्स कराने के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को। तो ये जस्टिफिएबल बनाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। इट डिक्लेयर ऑल लॉज वेदर प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट और एब्रीज और वायलेट द फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, इनकंसिस्टेंट होगा, वो चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, वो सारे जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे वॉइड। In view of the Article 13, High Court and Supreme Court can do judicial review। तो क्योंकि हम अपने राइट को जस्टिफिएबल है और हम जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, तो ये जो पावर दी गई है वो किसके अंदर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 में जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए तो बात हो गई। उसके बाद आर्टिकल 13 इज नॉट अप्लीकेबल टू लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 141 एंड 142। तो 141 क्या है, लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो वो बाकी नीचे सारे कोर्ट्स पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसी तरह से 142 में क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी एनफोर्स कराने के लिए ऑर्डर पास करता है, कोई डिग्री यानी जजमेंट पास करता है, जजमेंट जो होता है पूरा बहुत सारे पेजों का होता है, डिग्री सिर्फ सिंगल या 2 पेज का होता है। तो उन सबको इन्फोर्स कराने के लिए जो भी चीज़ें पास कर रहा है उसके ऊपर ये आर्टिकल 13 जो है अप्लीकेबल नहीं होगा, ये बताया। तो ये अशोक गुप्ता कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 13(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनवर्सेजेस ए सिचुएशन वेयर स्टेट एक्शन
वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 के 2 में सिर्फ स्टेट के एक्शन को चैलेंज करने के लिए बात चल रही है, उसी के लॉ के बनाने के और एग्जीक्यूटिव पावर की बात चल रही है। वो अगर वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को तो ही वो वॉइड होगा। हाँ, वहाँ पे जुडिशियल की किसी ऑर्डर या इसकी बात नहीं हुई है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अपना हेल्ड किया है, व्यू दिया रखा है। तो आर्टिकल 13(1) 13(2) डील्स विद द स्टैच्यूट लॉ, वो स्टैच्यूट के लॉ को कवर करता है। ये बोला गया जो 13 का 2 हमने बात की थी अभी, ये जो लॉ की बात यहाँ पे चल रही थी, तो कह रहे हैं कि 13 के 2 में यहाँ पे और यहाँ पे भी, यहाँ पे तो डिफाइन किया है, यहाँ पे बता रखा लॉ की। तो कह रहे 13 के 2 में जो बात हो रही है वो स्टैच्यूट लॉ की हो रही है, यानी किसी एक्ट से बनाए हुए लॉ की हो रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर या जजमेंट पास किया तो उसको कवर किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक जजमेंट में बोला है, अशोक गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में। ठीक है, तो ये एक जजमेंट है। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट नहीं हो सकते, लेकिन इसके कुछ एग्जेम्पशंस हैं। तो ये एग्जेम्पशंस आपके दे रखे हैं ये सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस के अंदर। तो एक तो सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। तो किसी का अगर स्टेट कोई प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें से एक्विजिशन कर रहे हैं। कभी कभार क्या है, जैसे रेलवे बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, कोई रोड बनाने के लिए हमें किसी की प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, किसी का ज़मीन लेना पड़ता है, या किसी और दूसरे रीज़न की वजह से भी लेना पड़ रहा है। तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो वो काम नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं और कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, यही कह सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ एक्ट और रेगुलेशंस हैं जो आपके शेड्यूल 9 के अंदर डाले गए हैं ताकि उसको जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सेविंग लॉज गिविंग इफेक्ट टू द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ऐसे हैं जिसको इन्फोर्स कराने की वजह से अगर किसी का कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके रिगार्डिंग भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और ये तीन जो है, क्योंकि बाकी ये तीन आर्टिकल बचे थे जो कि मिलते जुलते हैं, तो इसको हम देख लेंगे। जैसे मार्शल लॉ से रिलेटेड है, ये भी एग्जाम्पशन है, तो वो उसको देख लेंगे हम। तो ये सारा हम कवर करने के बाद हमारा जो एक तो डेफिनेशन हो गया और ये एग्जाम्पशन ये कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारे सिर्फ जो फंडामेंटल राइट्स हैं मेन वो बचेंगे, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं 31 क्या कहता है। सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट एक्सेट्रा। तो सेविंग यानी किस केस में आप बच सकते हैं। फंडामेंटल राइट के बाहर के वायलेशन में तो आपका वो एक्ट वॉइड हो जाता है, लेकिन वो है कि कुछ कुछ चीज़ में बचा दिया आपको। किस किस केस में बचा दिया है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में जो बातें दी गई है तो हमने डिस्कस कर ही ली कि भाई कोई अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इनकंसिस्टेंट है, कंट्राडिक्टरी है, तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं लेकिन वो होने के बावजूद वो कह रहा है कि क्या कर सकते हैं। नो लॉ शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड, कोई भी लॉ जो है वॉइड नहीं माना जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट और टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 और 19। अगर कोई लॉ 14 और 19 को वॉलेट करता है फॉर प्रोवाइडिंग फॉर, अगर ऐसा कोई लॉ है जो इन चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करता है वो, और उससे आर्टिकल 14 और 19 जो है वो वॉलेट होता है, वो होने के बावजूद भी इन लॉज को जो है वॉइड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 31A कहता है। तो वो कौन कौन से एक्ट हैं या कौन कौन से एक्शंस हैं जिसको वॉलेशन नहीं माना जाएगा फंडामेंटल राइट का, अगर वो करते भी हैं आर्टिकल 14 और 19 को तब भी। तो एक तो है द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट और एनी राइट देयर इन और एग्जीक्यूशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनी सच राइट। तो आपके पास कोई ज़मीन थी, उसका एक्विजिशन यानी स्टेट जो है उसका अधिग्रहण कर रहा है, उसको ले रहा है किसी काम की वजह से। तो और उसके अंदर आपका जो भी राइट था उस स्टेट के अंदर, उस ज़मीन के अंदर जो भी आपका राइट था, अगर वो ख़त्म हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस केस में वो आपका जो है वॉइड नहीं माना जाएगा। फंडामेंटल राइट 14 और 19 को वॉइड करने के केस में भी। तो इस केस में दूसरा, टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर ए लिमिटेड पीरियड इन आइदर इन पब्लिक इंटरेस्ट और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट स्टेट ले रहा है अपने हाथों में कुछ समय के लिए और वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, ताकि उसका जो मैनेजमेंट वो प्रॉपर तरीके से हो सके उस प्रॉपर्टी का,
तो उस केस में भी जो है वो फंडामेंटल राइट का वोलेशन चैलेंज नहीं हो सकता। amalgamation of two or more corporation in public interest or to secure the proper management of any corporation। और इसी तरह से किसी कॉरपोरेशन का भी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो ले लिया गया है और उसकी वजह से दो या उससे ज़्यादा कॉरपोरेशन को मर्ज कर दिया गया है, तो उस केस में भी फंडामेंटल राइट का वोलेशन चैलेंज नहीं हो सकता और ये इस तरीके का लॉ जो होगा वो वैलिड रहेगा, वॉइड नहीं होगा। एक्सटिंक्विशमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट और मैनेजमेंट सेक्रेटरीज ट्रेजर। हाँ, तो इसके अंदर बोला कि ये जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन का अगर मैनेजमेंट उन्होंने ले लिया तो मैनेजमेंट लेंगे तो जो भी वो मैनेजिंग एजेंट होगा वहाँ पे, जो सेक्रेटरीज होंगे, ट्रेजरर होगा, एमडी होगा, डायरेक्टर होंगे, मैनेजर होंगे उस कॉरपोरेशन के, और किसी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट भी होगा, वो भी हैम्पर होगा। तो उस केस में कह रहे हैं कि वो भी चैलेंज नहीं कर सकते इसकी वजह से, क्योंकि स्टेट ने क्या किया है, उनके मैनेजमेंट को अपने कब्जे में ले लिया है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। Extinguishment or modification of any right acquiring by the virtue of any agreement, lease or license for the purpose of searching for mining any mineral or mineral oil। तो किसी मिनरल और मिनरल ऑयल के सर्चिंग के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई लीज मिल दिया गया किसी को, ये लाइसेंस दिया गया, ठीक है, तो उस केस में अगर उस लाइसेंस को रद्द कर दिया गया या उसको टर्मिनेट कर दिया गया उसके तय सीमा से पहले ही, या उसको कैंसिल कर दिया उस लाइसेंस को, एग्रीमेंट को, या जो भी लीज था, तो उस केस में वो चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मिनरल क्या है, मिनरल और मिनरल ऑयल को, उसके एक्सट्रैक्शन को, उसके सर्च के इसको इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में, मिनरल और ये सब क्या है, सब पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस वजह से उसे इम्पोर्टेंस दी गई है। और इन केसेस में जो भी फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन है, इन लोगों के जो कंसर्न होंगे, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। कह रहा है कि लेकिन अगर इस तरीके का लॉ जो लेजिस्लेचर बना रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है, the provision of this article not apply thereto unless the law having reserved for the consideration of president and received the assent of the president। वो कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके का कोई लॉ बना रहा है, जो हमने ऊपर बात की है, ये जो है, इसको इनको तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, यूनियन को ये सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि इस तरीके का कोई भी काम कर रहा है तो वो कर सकता है, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है 14 और 19 में, तो वो चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर। लेकिन वो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके का कोई कानून बना रहा है और वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजा गया है, तो जब तक प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिल जाता, तब तक वो लॉ जो है वो चैलेंज हो सकता है, और उससे अगर फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हो रहा है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। तो यूनियन के केस में ये कोर्ट में नहीं जा सकते अगर लॉ बना है। स्टेट के केस में अगर लॉ बनाया गया है और उस लॉ को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया कंसिडरेशन के लिए, तो जब तक वो उसको एसेंट नहीं मिल जाता प्रेसिडेंट का, तो तब तक क्या है, उस पर ये प्रोविज़न जो है अप्लाई नहीं होगा, यानी तब तक वो क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज किया जा सकता है। एक बारी स्टेट लेजिस्लेचर का जो पास एक्ट है, लॉ है, इन चीज़ों से रिलेटेड प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है उनको, तो प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने के बाद वो जो है उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पे ऊपर यूनियन को प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, ये बताया। तो इसी बात को यहाँ पे मैंने शॉर्ट में या ब्रीफ में लिख भी दिया है कि सच लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विल नॉट हैव द प्रोटेक्शन ऑफ दिस आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में जो प्रोटेक्शन यूनियन को मिली हुई है, स्टेट को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जब तक कि प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाता, जब वो कंसिडरेशन के लिए भेजा गया प्रेसिडेंट के पास, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। Provided further that where any law, any provision of the acquisition of the state, where any land comprises there is held by the person under his personal cultivation। तो दूसरी वो बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई लॉ है और उसका जो एक्विजिशन हो रहा है वो ऐसे लैंड का हो रहा है जो कोई पर्सन जो है अपने पर्सनल कल्टीवेशन, यानी जो खेती के लिए काम में लाता है, वो ऐसा लैंड है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर स्टेट टू एक्वायर एनी पोर्शन ऑफ सच लैंड। तो स्टेट जो है इस लैंड का, जो पर्सन अपने पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करता है, उसको तब तक नहीं ले पाएंगे, तब तक उसके लिए लॉफुल नहीं होगा स्टेट के लिए, जब तक
कि क्या ना करे वो, अनलेस द उसे पेमेंट करे कंपनसेशन का। ठीक है, और वो कंपनसेशन क्या होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं पहली बात तो ये सीलिंग के अंदर होना चाहिए, जो उसकी पर्सनल कल्टीवेशन प्रॉपर्टी है, जो खेत है पर्सनल कल्टीवेशन के लिए वो यूज़ करता है, तो एक तो सीलिंग इसके लिए बनाई गई है, वो सीलिंग के लिमिट के अंदर होना चाहिए। दूसरा, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, और कंपनसेशन क्या होगा, एज पर लॉ होगा, लॉ बना रखा होगा इसके बारे में, और उस लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको पैसे जब तक नहीं दिए जाएंगे तब तक उसका जो प्रॉपर्टी है पर्सनल कल्टीवेशन के लिए उसको नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इसके जो सेकंड पार्ट के अंदर स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, कोई जागीर हो गया, इनाम होगा, मुआफी हो गया, सिमिलर ग्रांट हो गया, तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, केरला जवान, तो ये सब बातें दे रखी है। लैंड जो होगा वो रॉयल्टी सेटलमेंट के तहत होगा। राइट्स का मतलब क्या है, तो उसके अंदर ये सब दे रखा है, तो इसको मैं नहीं पढ़ा क्योंकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आप अपने आप इसको पढ़ लेना। तो ये हो गया। उसके बाद 31B में क्या बोला गया है, 31B में बोला गया वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे बोला गया कि विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ प्रोविजन कंटेन इन 31A, तो 31A में जो बातें बोली गई वो तो चलो ठीक है कह रहे हैं। नन ऑफ द एक्ट्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट्स और रेगुलेशन दिए गए हैं और जो भी प्रोविजन है, एनी ऑफ द प्रोविजन देयर ऑफ, और उसके जो भी प्रोविजन है, शैल डीम टू बी वॉइड और एवर टू बिकम वॉइड, ये कभी भी वॉइड नहीं होंगे। नन ऑफ द एक्ट रेगुलेशन, जो कोई सा भी एक्ट या रेगुलेशन जो 9th शेड्यूल में दिया हुआ है वो कभी भी वॉइड नहीं होंगे, ऑन द ग्राउंड दैट, इस ग्राउंड पे कि ये एक्ट या और रेगुलेशन जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। Notwithstanding any judgment, decree, order, or any court of tribunal or to the contrary, each of the said acts said subject to the power of the legislature to the repeal and remedy continue in force। तो बोल रहे कि चाहे वो कोई कोर्ट जजमेंट पास करे, डिक्री पास करे, कोई ऑर्डर जो है ट्राइब्यूनल पास करे, वो इसके खिलाफ भी पास करने के बावजूद भी ये सारे एक्ट रेगुलेशन जो है इंटैक्ट रहेंगे, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ वो कौन किसके पास पावर है, सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ एनी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। तो कोई कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर जो है, जिस लेजिस्लेचर को वो मतलब आपके जो शेड्यूल्स बने हुए, लिस्ट बनी हुई है आपके 7 शेड्यूल के अंदर, जिसको पावर दी गई है वही सिर्फ उसको रिपील कर सकता है, वही उसको अमेंड कर सकता है, और जब तक वो अमेंड नहीं करते या रिपील नहीं करते वो फोर्स के अंदर रहेगा ही रहेगा। कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री जो है उसको नहीं चेंज कर सकता, उसको नहीं उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता। ठीक है, तो 9 शेड्यूल एक बार देख लेते हैं हम कि 9 शेड्यूल में क्या क्या है। तो सबसे पहले 9 शेड्यूल में देखें तो जब भी कोई शेड्यूल दिया होता है तो उसका जो रेफरेंस जिस आर्टिकल के अंदर है उसको भी मेंशन किया होता है। तो ये आर्टिकल 31B हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी के तहत ये 9 शेड्यूल का जिक्र है। तो इसमें पहले आप देखेंगे तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, बॉम्बे टेनेंसी एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1948, और इस तरीके से बहुत सारे एक्ट जो है इसके अंदर दे रखे हैं। तो ज़्यादातर आप लैंड देखें तो ये लैंड रिफॉर्म से एक्ट है। ठीक है, मद्रास मद्रास स्टेट एक्ट, जमींदारी एक्ट है, एबोलिशन एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जमींदारी को एबोलिशन करने वाले एक्ट भी डाले गए हैं। अब इसका रीज़न क्या है, मैं इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा कि क्यों जो ये आर्टिकल 9 के अंदर ये डाला गया। तो उसके बाद और भी है इसके अंदर, मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी थोड़ा है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ज़्यादातर तो यही है, तालुकाई टेन्योर एबोलिशन एक्ट है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट है। तो इस तरीके से ये आपको ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट का भी कुछ पार्ट दिया हुआ है, मैंने देखा था इसके अंदर। तो ये देखेंगे तो इसके अंदर ये कोकिंग गोल्ड माइंस का भी है, माइंस का भी जिक्र कर रहे थे, जनरल इंश्योरेंस का भी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे और दिखा देते हैं आपको थोड़ा, बॉन्डेड लेबर एक्ट है। तो ये सब जो एक्ट डालने के पीछे पर्पज़ है कि अगर ये एक्ट कोर्ट में चैलेंज होंगे तो जो पर्पज़ है, जो एम है गवर्नमेंट का, वो पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसी के बारे में इसलिए इसको डाला गया 9 शेड्यूल के अंदर, यानी 9 शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट हैं उनको कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, ये मेन बात है।
तो ब्रीफ हिस्ट्री में ये बताना चाहेंगे हम कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो कि जमींदारी को एबॉलिश करने की बात हुई और लैंड रिफॉर्म्स लाने की बात हुई, ताकि सबके पास जो है लैंड जो है इक्वल मात्रा में रहे और किसी के पास बहुत ज़्यादा किसी के पास बहुत कम ना रहे। तो हुआ क्या कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 आया, जो मैंने दिखाया था कि फर्स्ट एंट्री थी आपके शेड्यूल 9 के अंदर। तो जब वो लाया गया तो ज़मींदार को उनकी एक प्रॉपर्टी ले ली गई, उनकी ज़मीन ले ली गई और उनको कंपनसेशन दिया गया। तो जब वो कंपनसेशन देने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि हमें जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमें जो है नहीं दिया जा रहा है प्रॉपर। और वो उन्होंने आर्टिकल 14 के अंदर उसको चैलेंज किया। जब आर्टिकल 14 के अंदर उसको चैलेंज किया गया तो पटना हाई कोर्ट ने उसको वायलेटिव माना और उसको क्या किया, स्ट्राइक थ्रू कर दिया, यानी वॉइड कर दिया। तो अब प्रॉब्लम ये हो कि अगर इस तरीके से सारे लॉ जो इस तरह के लैंड रिफॉर्म्स के हैं या इंपॉर्टेंट लॉज जिसको गवर्नमेंट एक इंटेंशन पॉजिटिव इंटेंशन के साथ लाना चाह रही है, अगर वो कोर्ट में चैलेंज होगा तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको स्ट्राइक थ्रू करवाया जा सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया और उसके अंदर इस तरीके के जो भी रिफॉर्म्स वाले एक्ट थे उनको डाला गया और उसमें स्पेसिफिकली ये बोला गया कि ये जो है एक्ट या इस तरीके के जो रिफॉर्म्स वाले एक्ट हैं उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। तो ये इस पर्पज से उसी टाइम पे आर्टिकल 31B भी आया था और उसी तरीके से आपका 9th शेड्यूल भी आया। ठीक है, तो पर्पस आपको समझ आएगा कि 9th शेड्यूल को लाने का क्या पर्पस था। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 31C बोलता है सेविंग्स ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो सेविंग्स आपका मिला हुआ है कि एक्विजिशन कुछ स्टेट का हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी है तो तब भी मिल सकती है सेविंग, कुछ लैंड रिफॉर्म्स के हैं इसमें सेविंग मिल जाती है, बच सकते हैं आप फंडामेंटल राइट अगर वॉलिड हो तब भी। और अब ये बोल रहा है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ला को इफेक्ट में लाने के लिए अगर फंडामेंटल राइट कुछ वॉलिड हो रहे हैं तो वो भी जो है उसको भी ला सकता है, उसमें भी आप बच सकते हैं फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर जो लैंग्वेज है आर्टिकल 31C की उसको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि प्रीवियसली कैसा था और उसमें क्या क्या चेंजेस है, कोर्ट ने कितना पोर्शन जो है स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। तो उसमें कुछ पोर्शन जो है कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा आप नहीं कर सकते, जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में जो भी बातें बोली गई उसको होने के बावजूद भी नो लॉ शैल बी डीम टू बी वॉइड, कोई भी लॉ जो है वो वॉइड नहीं माना जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट, इस ग्राउंड पे कि ये इनकंसिस्टेंट है, एब्रीज करता है फंडामेंटल राइट को 14 और 19 के अंदर। गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट टुवर्ड द सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल ले डाउन इन पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है उसके अंदर, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो ये प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला गया है। तो जब हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे तब तो देखेंगे ही। तो बेसिकली मतलब क्या है कि ये ऐसी पॉलिसी है, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जब भी स्टेट यानी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी तो उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में 31C में ये बोला गया है कि अगर कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 का वॉल्यूशन होता है तो उस केस में भी वो लॉ जो है वॉइड नहीं माना जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट ये बोलता है एंड, और सेकंड पार्ट क्या बोलता है, नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी। वो कह रहे हैं कि चलो आपने मान लिया कि आप इस तरीके की पॉलिसी ला रहे हो जिससे आर्टिकल 14 और 19 का वॉल्यूशन होता है और आप तब बच रहे हो। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि लेकिन इस तरीके के लॉ को कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा लॉ जिसके वजह से आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो स्टेट पॉलिसी के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसकी वजह से फंडामेंटल राइट वॉलिड हो रहा है। ठीक है, बोले उसमें तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, उससे वॉइड नहीं होता, ये भी बोल दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ इस तरीके के लॉ को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे वो उस पॉलिसी को इफेक्ट में लाए चाहे नहीं लाए। ठीक है, ये भी बोल दिया कि भाई हमने ये मान लिया कि पॉलिसी बनानी थी और फंडामेंटल राइट वॉलिड हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये पॉलिसी नहीं बनाऊंगा तब भी आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, ये भी लिख दिया। तो इसी को क्या है कोर्ट ने जो है स्ट्राइक थ्रू कर दिया है, बोला कि नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी
called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy। यानी वो पॉलिसी भी बनाई और उससे उसका वो इफेक्ट भी नहीं आ रहा डायरेक्टरी प्रिंसिपल का, तो उसके बावजूद भी बोल रहे कि कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को कोर्ट ने बोला कि ये तो जायज नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला इसको, और इसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच लॉ इज मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो अगर लेकिन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो इस लॉ को बना रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह के लॉ को बना रहा है, तो उस केस में रीजन वही है कि सेविंग तब तक नहीं मिलेगी जब तक प्रेसिडेंट के पास वो कंसिडरेशन के लिए लॉ गया हो और उसको प्रेसिडेंट का असेंट यानी अप्रूवल मिल गया हो। तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर इस तरीके का कोई लॉ बनाता है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, तो उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, उसे अप्रूव भी करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद जो है यहाँ पे वो बच सकता है और अदरवाइज नहीं बचेगा। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन यानी तभी मिलेगी जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल स्टेट के लॉ को मिल जाएगा, तभी वो यहाँ पे जो सेविंग दी गई है 31C के अंदर तभी उसको मिलेगी। तो अभी चलिए एक बार मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जो आपका 31C था वो 25th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1971 से लाया गया था, और उस टाइम पे ये जो ऊपर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है अभी जो लेटेस्ट है उसमें लिखा हुआ है ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स। तो डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यहाँ पे तो सारे प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है कि अगर सारे प्रिंसिपल्स यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल की किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए अगर फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो उस केस में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में जब लाया गया था तो उसके अंदर क्लॉज बी और सी 39 का था सिर्फ, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आर्टिकल 39 है उसका बी और सी पार्ट अगर वॉलेट हो रहा है तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी 31C की, ये बोला गया था। लेकिन बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इसको मॉडिफाई करके इसके अंदर बोल दिया ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल लेट डाउन इन पार्ट 4। ठीक है, तो पहले ये था, इसको मॉडिफाई करके ये लाया गया। तो इस पर कोर्ट ने क्या बोला है, तो कोर्ट ने जब ये 25th जो ओरिजिनल वाला था ये आपका, जिसके अंदर सिर्फ अगर क्लॉज बी और सी वॉलेट हो रहे हैं तब फंडामेंटल राइट को वॉलेट करने के बावजूद भी वो जो एक्ट है या लॉ है वो प्रिवेल करेगा, वो ऐसे का ऐसा बना रहेगा, वो वॉइड नहीं होगा। तो उस केस में कोर्ट ने बोला केशवानंद भारती केस के अंदर कि फर्स्ट पार्ट जो है वो तो आपका ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्लॉज सी और बी क्या है, क्लॉज बी कहता है कि द ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी आर टू बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेस्ट सबसर्व द कॉमन गुड, यानी प्रॉपर्टी और मटेरियल उसको इस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि सभी का भला हो। और सी क्या कहता है 39 का सी, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डिटरमिनेंट। तो जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, पैसे का, वो ऐसा ना हो कि किसी के एक के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा जो इकट्ठा हो जाए, सबके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो ये कोर्ट ने बोला कि ये दो तो ऐसे प्रिंसिपल है जो जनरली कम्युनिटी के लिए है और इसमें कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉलेशन जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। इस वजह से बोला कि ये जो फर्स्ट पार्ट था ये तो वैलिड है। तो ओरिजिनल वाला जो था आपका, ओरिजिनल जो 25th अमेंडमेंट से डाला गया था वो आपका वैलिड है, ये बोला गया था। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें बोल दिया कि नहीं ये आपका इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आप जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकते तब जबकि आप बोल रहे हो कि उससे हमारी पॉलिसी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी आप इंप्लीमेंट करना चाहते थे वो इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तभी यहाँ पे चैलेंज नहीं हो सकता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कोर्ट ने बोला कि हमारी जुडिशियल स्क्रूटनी को आप नहीं हटा सकते, ये बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है, उसकी वजह से उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। तो एक तरीके से अब 31C के अंदर आपका ये तो चला ही गया। ठीक है, बचा क्या है, ये पोर्शन बचा है, और इस पोर्शन में भी ये जो ऑल बाद में डाला गया 42nd अमेंडमेंट से, इसको भी कोर्ट ने क्या है स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका ओरिजिनल आया था टेक्स्ट यही वैलिड है, और जिसके अंदर सिर्फ प्रोटेक्शन किसके अंदर मिली हुई है, 39 के बी और सी से मिली हुई है। यानी 39 के बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट कोई पॉलिसी लेके आता है, कोई लॉ लेके आता है और उससे किसी का फंडामेंटल राइट जो वॉलेट हो जाता है, तो उस केस में कोर्ट में वो जो है सस्टेन नहीं करेगा या उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, वो वॉइड नहीं होगा वो एक्ट।
तो ये मिनर्वा मिल्स के अंदर बोला गया, मिनर्वा मिल्स में ये बोला गया कि भाई जो आप ये बोल रहे हो कि आप किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लाने के लिए कोई लॉ आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उससे किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। आपको ये कोशिश करनी है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो बैलेंस रहे, और इस तरीके से आप एक जनरली जो है सब प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकते। तो सिर्फ यानी सस्टेन उन्होंने किसको किया, जो पहले वाला था कि क्लॉज बी और क्लॉज सी 39 के सी में अगर उसके किसी का वॉलेशन हो रहा है लॉ लाने से, तो तब तो यानी 39 सी और बी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ ला गया और उससे वॉलेशन हो रहा है, तब तो जो है उसको नहीं माना जाएगा। अदरवाइज क्या, अगर आप इन जनरल बोल रहे हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाने के वजह से, लॉ लाने की वजह से सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आप वॉलेट कर पाओगे फंडामेंटल राइट को, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आज बात कर लेते हैं 33, आर्टिकल 33 के अंदर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट टू कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन एप्लीकेशन टू फोर्सेस। तो ये फोर्सेस के बारे में बताया। तो फोर्सेस जो है उसके रिस्पेक्ट में भी अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो वहाँ पे भी एग्जाम्पशन मिली हुई है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बाय लॉ डिटरमाइन कर सकता है टू व्हाट एक्सटेंड एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड इन दिस पार्ट। तो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिया गया है उसके अंदर जो भी राइट दिए गए हैं किस हद तक उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किस हद तक उसको कम किया जा सकता है, वो पार्लियामेंट के पास पावर है, बाय लॉ वो बना सकता है। इन एप्लीकेशन टू, तो वो किस पे अप्लाई होगा, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो मेंबर्स जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं उनके राइट को छोटा किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मेंबर्स ऑफ फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो ऐसे जितने भी फोर्सेस हैं जिनको पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस के लिए जिम्मा दिया गया है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो भी जो है उनके ऊपर भी ये पूरी तरह से फंडामेंटल राइट अप्लाई नहीं होगा। पार्लियामेंट लॉ बना के उनके राइट्स को छोटा कर सकता है, एब्रिज कर सकता है, कम कर सकता है। persons employed in bureau organization established by the state फॉर द पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस। तो ऐसे कोई भी ब्यूरो जिसको इंटेलिजेंस के लिए रखा गया है, जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं, तो इस तरह के जो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं वो वहाँ पे जो पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं उनका भी फंडामेंटल राइट जो कर्टेल हो सकता है। तो ड्यू टू स्पेशल नेचर ऑफ देयर जॉब, तो उनकी जो जॉब है बहुत स्पेशल नेचर की है, तो वो क्लेम नहीं कर सकते कि जैसे कि आम नागरिक को सुविधाएं मिली हुई है फंडामेंटल राइट्स की, वही जो राइट्स हैं उनको भी मिले। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर डाली गई है। पर्सन्स एम्प्लॉयड और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो इन ब्यूरो फोर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हैं और वहाँ पे कोई काम करता है, तो उनके लिए भी वही रेस्ट्रिक्शन है जो ऊपर वालों के लिए है। ठीक है, सो एज टू इंश्योर, तो वो क्या इंश्योर करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसको पार्लियामेंट को ये पावर देने के लिए, ताकि वो प्रॉपर डिस्चार्ज कर सके अपने ड्यूटीज़ को और जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन कर सके इन तरह के लोगों के बीच में, मेंबर्स के बीच में। तो ये पर्पस है। तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट के पावर है कि लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स को छोटा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और आपको कंडीशन पता चलेगी, कोई सिचुएशन पता चलेगी जिसके अंदर ऐसा हो सकता है। अब मार्शल लॉ के केस में भी ऐसा हो सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। तो किसी एरिया के अंदर अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पे भी ये काम हो सकता है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, indemnify any person in service of union state or any other person in respect of any act done by him in connection with maintenance or restoration or order in any area within the territory of India where the martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, other act done under the martial law in such area। तो पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता है अगर, या उस पर कोई चार्जेस भी लगा सकता है, या उनके जो भी एक्ट है उसके रिगार्डिंग उसको पनिशमेंट भी पास कर सकता है, सेंटेंस यानी कोई सुना सकता है, उसके कुछ जो ऑर्डर है वो भी पास कर सकता है, मार्शल लॉ अगर उस एरिया के अंदर लगा हुआ है तो। ठीक है, तो ये बताया गया कि अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उस पर सेंटेंस भी कोई पास किया जा सकता है और पनिशमेंट भी दिया जा सकता है,
उसका फोर फीचर यानी कुछ चीज़ें उससे छीनी भी जा सकती हैं। तो इस तरह के काम सारे हो सकते हैं उस एरिया के अंदर, अगर जो है मार्शल लॉ उस एरिया में लगा हुआ है तो। यानी यहाँ पे भी जो राइट है उसका फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उसको छोटा किया जा सकता है या उसको छीना भी जा सकता है। आर्टिकल 35 जो है वो क्या कहता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट शैल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव। तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ही पावर होगी, स्टेट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होगी। पावर टू मेक लॉस, तो ये लॉज बनाने के लिए पावर दी गई है। विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर, तो आर्टिकल 16 के 3 में, 13 के 3 में, आर्टिकल 33, 34, तो ये 33, 34 के बारे में बात की थी हमने। तो ये पावर जो यहाँ पे दी गई है वो पार्लियामेंट को ही दी गई है सिर्फ पावर बनाने की। मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ पे किसका राइट कैसे कम करना है, या आर्म फोर्सेज है, तो ये सारी पावर जो है वो यूनियन को यानी पार्लियामेंट को ही दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी गई है। प्रिस्क्राइबिंग फॉर पनिशमेंट, और अगर पनिशमेंट भी बताना है यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, तो पनिशमेंट कैसी कैसी होगी वो भी काम जो है वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, यही बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझने की ज़रूरत थी। तो ये हमने जो है पार्लियामेंट सॉरी स्टेट की डेफिनेशन, और उसके अंदर क्या लॉ जो हैं इनकन्सिस्टेंट होंगे तो फंडामेंटल राइट को तो वाइड हो जाएंगे, और कौन कौन से एग्जाम्पशन है उसके चर्चा कर लिया हमने। अब हमें जो आगे चर्चा करनी है नेक्स्ट सेशन में वो हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। वो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 में दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में दिया हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 टू 31 में दिया हुआ है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोई भी वीडियो लाने के लिए या कोई भी मटेरियल बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप अगर इसको पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक करें, उसको कुछ कमेंट जरूर शेयर करें, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे, या कोई इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आगे इसको इम्प्रूव करते रहें और मेरा भी हौसला जो है इससे बढ़ता रहे, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स इनके बारे में, आर्टिकल्स जो फंडामेंटल 6 हैं उसको हम राइट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।